हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। दिस इज शेफाली एंड डिस्कशन करने वाले हैं आज कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कंसेप्ट है वो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम के कंसेप्ट के अंदर में है एंड ये पेपर 1 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 है, सबसे लास्ट यूनिट जो है वो हायर एजुकेशन वाली ही है। एक खास बात यह है कि इस तरीके की जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स होती हैं, ये करंट अफेयर्स का भी हिस्सा होती हैं। तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम के हिस्सा होने के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है। तो आपका एक यूनिट और है, मतलब यूनिट 10 के अलावा एक यूनिट जो और है जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार जो करंट में स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, जो होता बहुत इजी है। एंड इस बार तो हाई चांसेस हैं आपके इस टॉपिक से, दैट मीन्स कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की। तो करेंगे आज 30 क्वेश्चंस। कल हमने प्रीवियस वाले सेशन में 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे थे। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। वो मिस किया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। सो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में चले जाना प्लेलिस्ट में, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हम करा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, साथ ही जो हमने मॉक टेस्ट कराया हुआ है या जो भी हम डेली बेसिस पे सेशन करा रहे हैं, जैसे कि हमने कल भी सेशन कराया, आज भी मैंने जो सेशन कराया था और ये वाला भी सेशन, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से ले लेना सारी पीडीएफ। ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मिले आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं आपके लिए यूजफुल वीडियोस अपलोड करूं। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो एक बार, ये है टेलीग्राम का लिंक। आप लोग बार बार पूछ रहे हो तो मैं बता भी रही हूँ, पता नहीं क्यों आप लोग गौर से सुन नहीं रहे हो या क्या प्रॉब्लम है। एक बार देख लो कि टेलीग्राम का ये लिंक है, यहाँ पे मिलेगी आपको सारी पीडीएफ एंड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हैं उसकी भी पीडीएफ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले सारी चीजें आपको मिलेगी यहाँ पर, और लिंक्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ऑल्सो हम लोग कुछ ना कुछ बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो पोल बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको देती रहती हूँ टेलीग्राम के इस पर्टिकुलर लिंक पे। ये फेसबुक का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, देन ये यूट्यूब का लिंक तो है ही है, कैनेडा बाय शेफाली। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। कल वाले 10 क्वेश्चंस मिला लोगे तो टोटल हो जाएंगे 40 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अगर सारे आपने कर लिए हैं, एंड कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंसेप्ट क्या है, वो वीडियो मिस किया है तो जरूर से देख लेना। ये 40 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, मतलब 30 ये और 10 कल वाले। कल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था वो वाला सेशन, हमने जब लाइव किया था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स उसमें बहुत सही सही आंसर भी दिया था। तो जिन्होंने भी सही सही आंसर दिया सभी को बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेस है। आप लोग बहुत सही एफर्ट्स डाल रहे हो, और जिनके सही नहीं बने, ठीक है, उनके लिए एक अच्छी लर्निंग हो गई। उन्होंने भी देख लिया किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के क्वेश्चंस को मिलाकर के हो गए आपके टोटल 40 क्वेश्चंस। तो पहला जो सवाल है आज का, ये है तो 11वें नंबर का सवाल, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन कर लिया था। तो आज का जो पहला सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पर कि हाउ मेनी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कितने मौलिक सिद्धांत की बात बोली गई है। देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन को कोशिश करती हूँ हिंदी में भी बोलने की, बताने की। तो अगर आवश्यकता ना हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं टोटल हिंदी ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी का भी मैं आपके सामने क्वेश्चंस फ्रेमिंग में रखूं। ठीक, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा उनको मिक्स एंड मैचअप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश का ही लेके चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। बट ठीक है, मैं उसको भी करूंगी कन्वर्ट। बट जब तक कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा प्रयास यही है कि आपको समझाते मैं चलूँ प्रॉपर हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का एक मिश्रण हम रखेंगे। इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि कितने फंडामेंटल्स यानी कि मौलिक जो सिद्धांत हैं वो मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत में। जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग पोल के थ्रू या वैसे भी मुझे बता दें कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो जो 22 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में बताए गए हैं, सो सी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, National Education Policy 2020 replaced by a new pedagogical and circular structure
व्हाट इज द न्यू सर्कुलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसने जो पुरानी एक शिक्षा नीति चल रही थी उसको रिप्लेस किया है, और जो पुराना करिकुलर स्ट्रक्चर चल रहा था उसको रिप्लेस किया है। तो अब जो रिप्लेस होकर के आया है न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, वो क्या है वो आपको बताना है। 3+4+4+5 मॉडल है, या 5+3+3+4 मॉडल, 4+3+3+5 मॉडल, या 5+4+3+3 मॉडल। इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है, सही ऑप्शंस आप मुझे बताएं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5+3+3+4 का मॉडल जो है ये नई सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर में फॉलो किया जाता है। 5-3-3-4 ऐसे भी याद कर सकते हो, पहले 4 है फिर 5 है, बीच में 3-3 है। अगर ना याद हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक, क्योंकि 3-3 को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा क्या, 6। तो 4-5-6 ऐसे भी करके याद कर सकते, तोड़ के भी याद कर सकते हो, बट बहुत ईजी है, मतलब ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद हो जाने वाला ही है। 5-3-3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? जो नया करिकुलर स्ट्रक्चर है नई शिक्षा नीति का, उसके अंदर में जो स्कूली शिक्षा की बात हो रही है वो कौन से एज ग्रुप तक के उसमें कवर किया गया है? ये जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 16 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, या 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष। अगर एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे मिल जाए 5 वर्ष से 6 वर्ष, या 6 वर्ष से 6 वर्ष तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि 3 वर्ष से 6 वर्ष दे दे, या कोई और दे दे, 2 से 6 वर्ष दे दे, या 4 से 6 वर्ष दे दे। अगर 6 वाला भी दे रहा है तो भी आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहले आप इसका सही उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर 6 देता है तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है। सो 13 का राइट आंसर वुड बी ऑप्शन 3 to 18 ईयर्स। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में ये 3 to 6 ईयर्स भी दे देता है, क्योंकि जो एक एज ग्रुप की बात बोली जा रही है स्कूल एजुकेशन की, सो ये कवर कर रहा है स्मॉलर, मतलब 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनसे कवर करके 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कवर कर रहा है। बट कहीं कहीं ये ऑप्शन 3 से 6 भी दे रहा है, तो 3 तो कंफर्म है कि मिनिमम 3 है। और अगर आपको 6 दे रहा है ऑप्शन में, अगर आपको 18 ना दे करके 6 दे दो, तो 3 से 6 वर्ष का आपको लगा देना है। अगर 3 से 18 दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 18 ना दे करके 6 दे रहा है, क्योंकि फिर 6 देगा तो वो सभी में 6 देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में 6 देगा, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि 18-18 है तो हम 3 से 18 वाला लेके चलेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंदर में 3 वर्ष से 18 वर्ष के भीतर तक के जो बच्चे हैं सभी को इन्वॉल्व किया गया है। सो अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर्स द सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है, सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। सो जो नई शिक्षा नीति है उसका जो नया करिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर में जो सेकेंडरी स्टेज है, मतलब प्राइमरी प्रथम स्टेज, सेकेंडरी माने द्वितीय स्टेज, द्वितीय स्टेज की बात हो रही है। सो कौन से क्लास को कवर किया गया है द्वितीय स्टेज के अंदर में? सो राइट आंसर आपको बताना है क्लास 6 से 9 कक्षा के बच्चे, 9 से 12 कक्षा के बच्चे, क्लास 6 to 8 के बच्चे, या 11th से 12th के बच्चे। सो राइट आंसर वुड बी, आप बताइए, सेकेंडरी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, प्राइमरी की बात नहीं हो रही है। सो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, 5+3+3+4 यही पढ़ा था ना, तो उस हिसाब से आप बताइए कि क्या है सेकेंडरी स्टेज के अंदर में। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, 9th to 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि 4 मतलब 9, 10, 11 और 12, ठीक। इस प्रकार से आपके हो गए 4 साल, ठीक है। तो 5 साल, 3 साल, 3 साल और ये 4 साल, ठीक। अगला सवाल है, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द मिडिल स्टेज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 न्यू सर्कुलर स्ट्रक्चर? अब आपको बताना है मिडिल स्टेज का। आपको सेकेंडरी स्टेज पता चल गया कि सेकेंडरी है आपका
जो फोर्थ स्टेज था, मतलब आपके जो 9 से एक 12 वाला जो स्टेज था, जो आपने अभी यहाँ पे उत्तर दिया 9 से 12 वाला स्टेज, सो 9 से 12 अगर ऑप्शन है तो वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड भी आप चाहो तो लगा सकते हो। उत्तर आपका ए, सी और डी में से ही होना चाहिए, 6 to 9, 6 to 8 या 11 to 12। सो राइट आंसर क्या है? मिडिल स्टेज की बात हो रही है, ऑब्वियसली अगर मिडिल स्टेज है तो वो आपके सेकेंडरी के थोड़ा सा पहले होगा, है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 5+3+3+4। 4 वाला जो हो गया ये आपका क्या हो गया, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, 9 to 12 पढ़ लिया। ठीक, अब बात हो रही है मिडिल स्टेज की, बीच वाले स्टेज की बात हो रही है। सो बीच वाला स्टेज ऑब्वियसली पहले होगा, है ना, 3 साल की बात हो रही है, तो क्या क्या इसमें राइट आंसर हो सकता है? सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, 6 to 8, क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं वो मिडिल स्टेज के अंदर में उनको रखा गया है। ठीक, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 to 8, 6 to 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर्स प्रीपरेटरी स्टेज, मतलब कि ये मिडिल स्टेज के भी पहले की स्टेज की बात कर रहा है, एकदम शुरुआती स्टेज की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एनईपी न्यू सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब आप बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर आपको सही देना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे सही देंगे। अगेन 5+3+3+4 का 4 के अंदर में क्या आ गया था, अभी आपने देखा कि 4 के अंदर आ गए 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे। ये आगे क्या, अभी हमने जस्ट यही वाला देखा था, 6 to 8, क्लास ई वाला तो सही था, मिडिल एज वाला 6 to 8 की हम बात कर रहे थे, तो 6 to 8 इनके अंदर में आ गए। अब प्रिपरेटरी स्टेज की बात हो रही है, पहले की स्टेज की बात हो रही है। अब आप इसमें मुझे बताएं कि क्या इसका सही उत्तर हो सकता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, बिल्कुल आप इसका उत्तर दे सकते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑब्वियसली जो क्लास होगी वो 6 के पहले की होगी क्लास, तो थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाएंगे तो उसका आंसर आपका सही बिल्कुल आना चाहिए। सो राइट आंसर वुड भी, मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शंस क्या है, 6 से 9। 6 से 9 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो 6 से 9 है वो तो ऑलरेडी आपका मिडिल वाले स्टेज में चला गया है, क्योंकि 6 वाला तो मिडिल में था और 9 वाला आपका सेकेंडरी में था, तो ये ऑप्शन यहाँ हो गया एलिमिनेट। 6 अगेन फिर से नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से 8 की अगर बात करें तो 6 से जो 8 है वो आपका मिडिल स्टेज के अंदर में है, और ये पूछ रहा है प्रिपरेटरी एज, तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, लेकिन डी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरे स्टेज के अंतर्गत में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3 to 5, 3 4 5, यहाँ पे 3 साल का है, तो 3 साल की बात जो है वो ये हो सकता है, ये हो जाएगा आपका क्या, 3 to 5 क्लास। क्योंकि देखो अगर आप डी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं, क्योंकि 1 to 2 है, मतलब 1 से 2, तो इसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस तो कहीं नहीं है, 5+3+3+4 है, तो 1 से 2 का बीच का डिफरेंस तो कहीं भी नहीं है, तो कहीं भी नहीं हो सकता, तो वैसे भी ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट होना था। सो 3 to 5 का हो गया आपका ये, क्लास 3 से क्लास 5 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इसका राइट आंसर आपने क्या समझा, बी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द क्लासेस व्हिच कवर्स द फाउंडेशनल स्टेज। अब फाउंडेशनल स्टेज की बात हो रही है, आपने आपसे इन सारे सवालों से स्टेजेस भी आपको पता चल गए कि फाउंडेशनल स्टेज है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर मिडिल एज है, सेकेंडरी स्टेज है, ये स्टेजेस भी आपको पता लग गए। इस तरीके के सवाल करने से ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब मिलते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में मिलने की पॉसिबल चांसेस हैं, बट ऑल्सो आपके कंसेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर होते चलते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज बताना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। उसके अंदर में क्या है कि कवर्स ओनली क्लास 1-2, जिसमें क्लास 1-2 कवर होता है, या कवर्स ओनली आंगनवाड़ी या प्री स्कूल, या जिसको बाल वाटिका भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है कवर्स आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका एंड 2 years, दैट मीन्स की क्लास 1 and 2, या कवर्स अप टू क्लास 5th। सो क्लास 5th अप टू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लास 5th वाला दूसरी ही कैटेगरी में चला जाता है। फाउंडेशनल स्टेज की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा, मतलब एक एक बोल सकते हैं कि नींव, मतलब नींव रखने, बच्चों की नींव वाले स्टेज की बात हो रही है। सो बच्चों की जो नींव वाला जो स्टेज होगा वो ऑब्वियसली
बहुत पहले की बात होगी, मतलब एकदम प्रायर स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं और बताएं कि क्या सवाल हो सकता है, जवाब हो सकता है इसका जो सही उत्तर है। क्योंकि जब आप बच्चों की शिक्षा का फाउंडेशन रखेंगे तो ऑब्वियसली प्री स्कूलिंग की बात करेंगे, और जब प्री स्कूल की बात होगी तो प्री स्कूल को बोला गया है बाल वाटिका या आंगनवाड़ी बोला गया है। तो जहां प्री स्कूल होगा वहां पे 2 इयर्स वाला कंसेप्ट नहीं होगा, क्लास 1 क्लास 2 ये आपकी प्री स्कूलिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जब भी बच्चों की शिक्षा का फाउंडेशन नींव रखी जाएगी तो वो हमेशा शुरुआती दौर में रखी जाती है जब उनका विकास हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में प्री स्कूल या बाल वाटिका या आंगनवाड़ी ये तीनों ही टर्म्स एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, कवर्स करता है ये इन तीनों को। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ मच परसेंट, परसेंट की बात हो रही है, ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसके अनुसार अगर हम समझें तो जो 6 साल के बच्चे होते हैं या 6 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते बच्चों का जो औसतन बौद्धिक विकास है, मतलब उनके दिमाग का जो विकास है एक बच्चे का, वो कितना हो जाता है, कितना परसेंट हो जाता है न्यू शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। राइट, ओवर 85%, ओवर 95%, ओवर 75%, ओवर 65%, इन चारों में से सही आंसर आपको देना है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऐसा माना जाता है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो बच्चे 6 साल के हैं तो 6 साल के पहले पहले तक उनका लगभग 85% तक काफी हद तक उनका जो बौद्धिक विकास है, उनका ब्रेन है, वो डेवलप हो जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज्ड द यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट बी अचीव्ड। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर दिस। सो जो नई शिक्षा नीति है उसने प्रस्ताव रखा है कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, और क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जब बच्चे का विकास हो रहा है, जब चाइल्डहुड डेवलपमेंट हो रहा है, जब बच्चा छोटा है और उस वक्त में जब उसका विकास हो रहा है तो उस वक्त उसको उस पर फोकस होना चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए, और उस वक्त उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। तीनों ही चीज होनी चाहिए। एक तो क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चे का जो विकास हो रहा है वो क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब गुणात्मक विकास होना चाहिए, अच्छी तरीके से विकास होना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए, साथ ही उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो टारगेट है, ये टारगेट किस टाइम लाइन तक हमें अचीव कर लेना है एनईपी के अंतर्गत में। 2030 तक आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हो कि सभी बच्चे को, यूनिवर्सल बात हो रही है, यूनिवर्सल, कि सभी को, सभी जितने भी बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो हो वो क्वालिटी वाइज डेवलपमेंट हो, सभी को मिल सके केयर और सभी की हो सके अच्छी एजुकेशन। ये टाइमलाइन क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, 2030, 35, 2040 या 2025। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव्स के अलग अलग डेडलाइंस रखी गई हैं। सबकी डेडलाइन 2030 ही नहीं है, ना ही सबकी डेडलाइन 2035 है, ना ही सबकी डेडलाइन 2040 है। सबकी अलग अलग डेडलाइंस रखी हैं, तो आपको बड़े ही गौर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सो जो 19 क्वेश्चन है, मतलब इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, 2030 तक। काफी सारे डेडलाइन में से 2030 तक रखी गई हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों की जो डेडलाइन है वो 2035 है और 2040 भी है। तो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग को बड़े ही गौर से समझना होगा। ठीक, सो देख लेना ये क्वेश्चन। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी तो बिल्कुल परेशान मत होना, पीडीएफ में आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट इज द टाइम लाइन टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स एंटरिंग ग्रेड 1, ठीक, आर स्कूल रेडी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स एंटर हो सके, मतलब कि मतलब एंटर कर सके, एंट्री ले सके ग्रेड 1 स्कूल में, सभी को ग्रेड 1 स्कूल में एंट्री मिल सके। ये जो डेडलाइन है, ये डेडलाइन कौन सी ईयर तक हमें कंप्लीट करनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में, कि सभी ग्रेड 1 स्कूल के अंदर में सारे स्टूडेंट्स जो है वो एंट्री ले सके, प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिल सके ग्रेड 1 के अंदर में। तो ये जो है
2035 तक टारगेट है, 40 तक, 2025 या 2030? क्या सही इसका आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2030 तक हमारा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंश्योर ये किया जाए कि सभी का जो ग्रेड 1 है उसमें ग्रेड 1 में एंट्री मिल सके सभी को। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिल सके। ग्रेड 1 माने प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, ग्रेड 1 की बात हो रही है। ठीक, तो ये एक बात थी। इसका टारगेट रखा है 2030 तक हमें सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं, सभी को ग्रेड 1 की एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है 21 नंबर का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज्ड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि ये बच्चों के, मतलब अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, प्रारंभिक जो एक चाइल्ड होते हैं उनके समय की शिक्षा की बात हो रही है, उनकी केयर की बात हो रही है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ ECCE pedagogical framework? So ECCE pedagogical framework का क्या नाम है? pedagogy का मतलब क्या होता है? मेथड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग। ठीक, तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो एक नया पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया है उसके अंतर्गत में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का फ्रेमवर्क क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑप्शंस आप देखिए और इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए और इसका सही उत्तर आपको बताना है। कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है ना सामने आपके, कि क्या दे दिया है, समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको आंसर बता दे रही हूं। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, NCPFECCE। अब ये क्या है? ये है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा होगा वो ही आंसर कर पाए होंगे। चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, CCE, CCE। ठीक है, तो या तो CCE से ये हो सकता था या ये हो सकता था, लेकिन इसके पहले का आपको पता होता। अर्ली चाइल्डहुड, ठीक, अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड हो गया। F से फ्रेमवर्क हो गया, पेडागोजिकल हो गया, ये पूरा एकदम वही है, पूरा वही है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते तो आप यहीं पे कर लेते। मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रही हूं, नेशनल करिकुलर एंड, ये लिख लेना फॉर्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा आपको कंफ्यूज करने वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। ठीक, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education, जो भी हमने पढ़ा। सो क्वेश्चन है कि व्हाट एज ग्रुप विल बी कवर्ड इन ECCE pedagogical frameworks। सो जो अर्ली चाइल्डहुड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है उसमें कौन से एज ग्रुप को कवर किया है उसको आपको बताना है। सो राइट आंसर क्या है बताइए? चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 4, 4 साल तक के बच्चों को, 6 साल तक के बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को या 8 साल तक के बच्चों को। सो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 साल तक के बच्चों को ECCE पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के अंदर में कवर किया है। ठीक है, डी हो जाएगा, डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। सो कौन सी शिक्षण जो संस्थान है वो प्रिपेयर करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पेडागोजिकल शिक्षा संबंधी जितनी भी फ्रेमवर्क है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, वो कौन प्रिपेयर करेगा? ये बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। बहुत ही क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कौन से पेडागोजिकल फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करने की बात हो रही है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। मतलब कि जो एक शुरुआती दौर पे जो बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उनका ख्याल किस प्रकार से रखना है, उनकी केयरिंग किस प्रकार से हो रही है, ये उसकी फ्रेमवर्क की बात हो रही है, ये उनकी शिक्षा की बात हो रही है ना? तो ये कौन करेगा? ये करेंगे आपके ऑप्शन देखिए, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एसईडी, जीसी, एनटीएससी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी को ये काम दिया गया है, एनसीईआरटी को ये काम सौंपा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी ECCE across the country will be implemented in phased manner। ठीक, सो जो हाई क्वालिटी एक ECCE का प्रोसेस है, यूनिवर्सल एक्सेस की सभी को मिल सके, ये फेज्ड मैनर में, मतलब स्टेजेस में आपको इंप्लीमेंट किया जाएगा कंट्री में, स्टेजेस में। ठीक, सवाल क्या है कि ECCE शैल बी डिलीवर्ड थ्रू वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो ये ECCE है जो अर्ली चाइल्डहुड आपका ये पूरा सिस्टम है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है इसको करेगी। इसमें से आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, इसमें से वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि इसके अंतर्गत पे नहीं आती है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंदर में इसमें से कौन सी नहीं आती है? स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज कोलोकेटेड इन प्राइमरी स्कूल्स, स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, या किंडरगार्टन सेक्शन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। क्या है इसका राइट आंसर? ये ध्यान में रखिएगा कि बात हो रही है किसकी? ECCE की, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात हो रही है। अर्ली चाइल्डहुड की जब भी बात होगी तो हमेशा आंगनवाड़ी की बात होगी, हमेशा, या प्राइमरी स्कूल्स की बात होगी, और प्री स्कूल्स की बात होगी। किंडरगार्टन की बात नहीं होगी। किंडरगार्टन माने केजी वाला आ जाता है आपके आगे की बात, मतलब ये प्री स्कूल के सेकंड वाला पार्ट हो जाता है किंडरगार्टन वाला, तो वहां पे ये नहीं होगा। इसमें ये जो तीन है ऊपर के, ये तीन होंगे, ये डी नहीं है, इस वजह से ये ऑड वन हो गया। आपको ऑड वन इंस्टीट्यूशन पता करना था, तो किंडरगार्टन जो है वो ऑड वन है। ठीक, 24 का ये डी सही है। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज्ड स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका। प्रिपरेटरी क्लास को बाल वाटिका भी बोलते हैं। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका? सवाल पूछा है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए प्रिपरेटरी क्लास की या बाल वाटिका की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में। तो प्रायर टू द एज ऑफ 6 साल के पहले पहले, 5 साल के पहले पहले, प्रायर टू द एज ऑफ 4 4 साल के पहले, या 3 साल के पहले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रायर टू द एज ऑफ 5। ठीक, देख लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 26वां सवाल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिप्लेस किया है इन चारों में से किसे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल है, ये ध्यान में रखना, नेशनल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों में अंतर है। पूछा है कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 ने किसको रिप्लेस किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिप्लेस किया है 1986 की, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 की, या दोनों को किया है, या नन ऑफ अबव को किया है? क्या है इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, मेरे शेरों बताओ, शेरों शेरनियों बताओ, इसका उत्तर क्या है 26 का? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 1986 को रिप्लेस किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। ठीक, अगला सवाल देखिए, 27 नंबर का सवाल कि फुल फॉर्म पूछा है, ABC का फुल फॉर्म क्या है भाई? एप्पल बॉय कैट मत बोल देना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत में ABC का फुल फॉर्म क्या है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर लोगे 40 क्वेश्चंस, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ भी डिस्कशन मत करना, बस इन्हीं को पढ़ लेना एक बार।
और ये सारे पढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको समझने ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये सब फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। एबीसी का फुल फॉर्म बताएं आप सभी, क्या है एबीसी का फुल फॉर्म? एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? क्या उत्तर है इसका सही? ग्यारंडा के शेरों, सही जवाब दो। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? गूगल मत करने लगना तुम लोग। गूगल करके भी बता दो तो अच्छी बात है वैसे। ठीक है, आउट ऑफ आपके जितने भी आज हम लोग 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लस एक मैं आपको क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक। सो जो 30 क्वेश्चन करेंगे, आउट ऑफ 30 आपके कितने सही बने उसका जवाब मुझे जरूर देना। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, डी है इसका सही उत्तर। एबीसी का फुल फॉर्म एनईपी पॉलिसी के अंतर्गत में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school की बात हो रही है बाय। सो न्यू पॉलिसी ने एम किया है, मतलब उनका एम है, लक्ष्य है कि जो शिक्षा है उसका वैश्वीकरण कर देना है, यूनिवर्सलाइजेशन कर देना है, सबके लिए शिक्षा हो जानी चाहिए। किनके लिए? प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल की बात हो रही है, विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि 100% बच्चों का उसमें इनरोलमेंट होना चाहिए, मतलब एडमिशन होना चाहिए, इनरोल करने चाहिए। कौन से बच्चे? प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल। सवाल बड़े अच्छे से पूछना क्योंकि टारगेट बेस्ड क्वेश्चन है, टारगेट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में लिए हैं। तो कोई टारगेट 2020 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 35 का है, ठीक। तो अलग अलग, इसलिए सवाल बहुत ध्यान से समझना। प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों का हमें करा देना है क्या? सभी को इनरोल करा देना है, 100% इनरोल करना है। क्या टारगेट है? राइट आंसर क्या है इसका? ठीक है, बी है, 2030 तक, ठीक, 2030 तक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? कौन सी सरकारी जो संस्थान है, सरकारी कौन सरकारी संस्थान डेवलप करने वाली है विशेष गाइडलाइंस किनके लिए? ऐसे बच्चों के लिए जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जो कि अलग हैं, थोड़े से गिफ्टेड हैं, मतलब कि जिनको, जो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी एंड एनसीएफसी, मतलब कि ऐसे बच्चे जो बौद्धिक रूप से ज्यादा विकसित हैं, इंटेलेक्चुअली काफी साउंड है, बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा है, अब बौद्धिक गुणात्मक शक्ति ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, हायर देन एवरेज है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे चिल्ड्रंस के लिए एक अलग तरीके की गाइडलाइंस को डेवलप करने के लिए सरकार ने बोला है। तो कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है? एनसीईआरटी या एनसीएफसीएस, एनसीईआरटी, एनसीटी, एनसीईआरटी एंड एनटीए, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी, कौन है भाई? सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनसीईआरटी और एनसीटीई डेवलप करने वाली है क्या? ऐसे बच्चों के लिए जो गिफ्टेड हैं, जो इंटेलेक्चुअली काफी एबल हैं, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हैं, मोर देन एवरेज है, काफी बुद्धिमान, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स से ज्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड है वो, तो उनके लिए अलग तरीके की गाइडलाइन एनसीईआरटी और एनसीटी डेवलप करेगी। अगला सवाल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख? परख न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में स्थापित की गई है, लाई है। ये करती है क्या? असेसमेंट करती है, बच्चों का मूल्यांकन करती है, इसलिए नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये। इसका नाम ही रखा गया है एनएसी, एनएसी, नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख है इसका नाम। देखिए इस सवाल से आपके कंसेप्ट भी बनते चले जा रहे हैं, ठीक। सो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर में इस नई एक तरीके से आप बोल सकते हो विंग का स्थापना हुआ है, सेंटर का स्थापना हुआ है, जिसमें कि कुछ कुछ एग्जामिन किया जाता है। तो क्या एग्जामिन किया जाता है? जब आप जवाब दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परख है क्या। सेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम, setting question paper for board exams, setting norms, standards and guidelines, या setting questions papers for UGC। इसका उत्तर दें, क्या लग रहा है, क्या आंसर हो सकता है इसका? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
परख के अंदर में हमें सेट करने हैं कुछ नियम, कुछ स्टैंडर्ड्स, जिससे कि हम मैच कर सके कि हमारा विकास दर क्या है, और हम सेट करते हैं कुछ गाइडलाइंस जिसके आधार पे हमें अपने जो भी नीचे संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन है उनको फॉलो करनी पड़ती है गाइडलाइंस, और हम उनको इशू करते हैं। सो परख क्या करती है? परख एक राष्ट्रीय असेसमेंट सेंटर है जो कि नॉर्म्स को, माने नियम कानून और कुछ स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस को सेट करती है, किस प्रकार से ये सारी चीजें स्कूल्स में होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स में होनी चाहिए। ठीक, तो परख का क्या काम है? ये काम है नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को सेट करना, ना कि क्वेश्चंस को, ना कि यूजीसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सो अगला सवाल है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज्ड टू सेट अप नेशनल असेसमेंट सेंटर, व्हाट इज द नेम ऑफ एनएसी? अभी तो सवाल का जवाब किया, इसके पहले वाले में इसका जवाब दे। आपका सवाल ये सही होना चाहिए, अगर नाक का नाक खुले हैं तो मेरे शेरों, ज्ञान अड्डा के शेरों, सही जवाब दो इसका। शेरों शेरनियां दोनों, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर की बात करती हूँ मैं। एनटीए, परख, यूजीसी, एनएसी, क्या है सही उत्तर एनएसी का? अभी जस्ट पढ़ा, राइट आंसर क्या है? बी, परख। ठीक, अगला सवाल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, spends on research and innovation in India at current time? सवाल पूछ रहा है कि करंट टाइम में जो हमारी टोटल जीडीपी है उसमें, उसका टोटल जीडीपी का कितना परसेंट रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब अनुसंधान और इनोवेशन पर खर्च किया जाता है करंट में? 0.69% ऑफ जीडीपी, टोटल जीडीपी का 0.69%, या 2.69% ऑफ जीडीपी, 3.25% ऑफ जीडीपी, 4.25 ऑफ जीडीपी? क्या है सही आंसर इसका? सो सही आंसर है आपका इसमें ऑप्शन यस 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 यस, ऑप्शन ए इज द राइट, 0.69%। ठीक, सो हमारी जो एक सकल घरेलू उत्पाद है उसका कुल मिलाकर के 0.69% हम खर्च करते हैं अनुसंधान पर और नवाचार पर, मतलब रिसर्च और इनोवेशन पर हम 0.69% खर्च करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि मेरू का फुल फॉर्म क्या है? अरे भाई, इसका जवाब भी आपके स्क्रीन पर ही लिख गया है, ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, अब आपने इस सवाल की खोज कर ली है, जवाब मिल गया है, तो आपको एक सवाल एक्स्ट्रा कराया जाएगा। ठीक, आपकी स्क्रीन पर सवाल है, मेरू का फुल फॉर्म क्या है? जिनको नहीं पता था देख लीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मल्टी डिसिप्लिनरी, एम से मल्टी डिसिप्लिनरी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च एंड यू से यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेटेड to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of government digital platform? So जो नई शिक्षा नीति है उसने establish किया है एक national repository high quality resources, ठीक, जिसमें ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑन गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक हाई क्वालिटी का उन्होंने रिसोर्स नेशनल रिपोजिटरी को स्टोर किया हुआ है। उस गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपको बताना है, एनसीईआरटी, दीक्षा, दिशा या निशिता? ठीक, बताएं इसका क्या नाम है। एक गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में शुरू किया है, जिसमें कि हमारे देश में कितने लोग साक्षर हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। सारा कुछ साक्षरता का जितना भी रिकॉर्ड है, फाउंडेशनल लिटरेसी उसका रिकॉर्ड, जितने भी न्यूमेरेसी हैं, एक अंक में जितने भी रिकॉर्ड है, सारा कुछ उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर में रखा जाएगा। क्या है इसका सही आंसर 34 का? ठीक है, मैं बता देती हूँ, ऑप्शन सेकंड सही है, दीक्षा, दीक्षा है सही आंसर। नेक्स्ट सवाल, New Education Policy 2020 recommends that fund to build the nation's capacity
to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. गर्ल्स की बात हो रही है और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की बात हो रही है. What will be the name of fund? मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई हम कुछ ऐसे फंड की व्यवस्था करेंगे जिससे कि जितनी भी लड़कियां हैं और खास तौर पे जो ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने अपने जेंडर को कन्वर्ट कर लिया है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक अलग से फंड की स्थापना करेंगे ताकि जो हमारा राष्ट्रीय विकास है वो डेवलप हो सके. और जो हमने बात कही है अपनी पॉलिसी के अंदर में कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए डिस्पाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन से बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं. जो हमने एक क्वालिटी एजुकेशन की बात कही है और क्वालिटी एजुकेशन भी इक्विटेबल वे में, मतलब कि सामान्य रूप से सबको शिक्षा मिलनी चाहिए. तो उसके लिए एक अलग से फंड है. फंड का नाम क्या है वो पूछा है. तो ये फंड स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए फंड है. ठीक, तो जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड है या जेंडर इंक्लूसिव फंड है, जेंडर प्रमोशन फंड है या जेंडर एजुकेशन फंड है? क्या आंसर है इसका? देखो, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कही है हमने, रोजगार की बात तो पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं नहीं बोली है, ये नहीं हो सकता. हम जेंडर को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम प्रमोट क्यों करें? जेंडर एजुकेशन फंड या जेंडर इंक्लूसिव फंड, क्योंकि हम समावेश की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम गर्ल्स को भी इंक्लूड किया है, ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया है, तो इंक्लूजन की बात हो रही है. तो ऑप्शन टू ये सही हो जाएगा. ठीक, ऑप्शन टू है जेंडर इंक्लूसिव फंड. अगला सवाल, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम विच क्लास? जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कौन सी क्लास से शुरू होने की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में बोली गई है? ठीक, क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, एट्थ या सेवेंथ? इसका आंसर दीजिए. वोकेशनल एजुकेशन का मतलब कि मतलब हम ये मान लेते हैं कि बच्चे की जो बौद्धिक विकास है थोड़ा हो चुका है, हम कुछ उसको स्पेसिफिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिक व्यवसाय के बारे में, ट्रेड के बारे में, कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कराते हैं, कुछ नॉन एकेडमिक चीजें कराते हैं ताकि बच्चों का जो विकास है वो उस लेवल से हो सके कि भाई वो ऑक्यूपेशनल बन सके, वो बाकी की चीजों को, नॉन एकेडमिक टर्म्स को भी वो समझ सके. ठीक, कि आगे चल के प्रोफेशनल वे में थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग वगैरह देने का एक बात बोली जा रही है. सो क्या है, कौन सी क्लास से शुरू कर सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में? क्या है राइट आंसर? क्या है? ऑप्शन बी, क्लास सिक्स के बाद से हम वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं. ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर. अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, by how much percent the gross enrollment ratio in higher education to be raised? हायर एजुकेशन की बात हो रही है, प्री स्कूलिंग की या स्कूल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है. सवाल में पूछा है कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसमें कितना प्रतिशत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करना है हायर एजुकेशन में? उच्च शिक्षा की बात हो रही है. उच्च शिक्षा, ये ध्यान में रखना, जहां उच्च शिक्षा होगा वहां पे आपके जो डेट्स हैं और चीजें हैं वो बदल जाएंगे. सो नई शिक्षा नीति के अनुसार बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है? 25%, 50%, 35% या 40%, 25%, 50%, 35% और 40%? क्या है सही आंसर इसका? सही आंसर वुड बी ऑप्शन बी. So basically, we are focusing that we are going to increase 50% on the gross enrollment ratio in higher education. So basically raise करना है 50%. किसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में. किस फील्ड में करना है? इन हायर एजुकेशन करना है. So this is very important. 50%. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर रियली वेरी इजी. इसको देखने से लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक है. पेशेंस एंड गौर, फोकस. Consider the following statement regarding the foundational pillars of NEP. So न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ फाउंडेशनल पिलर्स हैं. क्या है? आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं. क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? आप अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया है ना तो आपको ये सही आना चाहिए. एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है,
अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस। एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे जो लगाओ, इसका आंसर सही मिलना चाहिए। ठीक है, हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, हम नींव की बात कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नींव क्या है। एक्सेस होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। देखो ये पक्का पता है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, इसको पकड़ लो। क्वालिटी भी कराएंगे, इक्विटी भी कराएंगे और एक्सेस भी कराएंगे। सो अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा पॉज लो, सोचो सोचो। एक सब में होना चाहिए फर्स्ट, देखो एक सब में है भी, ठीक, फोर्थ भी सब में होना चाहिए। चलो फोर्थ इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, अब टू तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब क्या बचा आपका फिफ्थ, देखो फिफ्थ, फिफ्थ इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब क्या है, अब बचेंगे आपके दो। अब देखो इक्विटी भी है, एक्सेस भी है, ठीक, पांचवा छठवा, तो इसमें पांचवा भी दिख रहा है, छठवा भी, इसमें भी पांचवा है, इसमें भी छठवा है। अब अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात है, ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपको सही आंसर देना है, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और बताएं, क्योंकि यहाँ पे आप हो चुके हैं कंप्लीटली कंफ्यूज कि फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा। अफोर्डेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीज है कि नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में। आप मुझे थर्ड एंड फोर्थ में से ऑप्शन बताएंगे, बाकी मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको ड्रॉप करूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पहला आंसर मैं इसका पिन करने वाली हूँ, क्योंकि आई वांट कि आप इसमें ब्रेनस्टॉर्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, द न्यू पॉलिसी एम्स, 39 वाला क्वेश्चन है, याद रखना, 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। The new policy aims in higher education to improve the gross enrollment ratio from 26.3% to 50% by what? अब इसमें पूछ रहा है आपसे टारगेट कि जो नई शिक्षा नीति है उसका एम है कि भैया हमें हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, 26.3% से 50% तक, जो अभी हमने पिछला सवाल में किया। सो किस ईयर तक में हम इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की बात कह रहे हैं, कौन सी ईयर तक में? ये ध्यान में रखना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन पूछ लेगा तो आपका चेंज हो जाएगा आंसर। प्री स्कूल का जो टारगेट है वो अलग है और हायर एजुकेशन का टारगेट जो है वो अलग है। हायर एजुकेशन का टारगेट क्या है? 39 का आंसर बताएं मुझे। 2030, 2035, 2025 या 2040? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सेकंड, 2035। अगर ये प्री स्कूल के लिए पूछ लेता तो 2030 हो जाता, बट ये बोल रहा है हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की बात हो रही है, तो 2035 हो जाएगा। हम क्या सोच रहे हैं कि 26.3 26.3% से वी वांट टू इंक्रीज इट बाय 50%। टारगेट क्या है? 2035। 39 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th। एज पर द पॉलिसी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन will be increased from the current 4.3 to how much percent? मतलब हम बोल रहे हैं कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट है, जो अभी हम 4.3% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शिक्षा में, वो हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.3% अभी हम शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, बट इसको बढ़ा दिया है। सो कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? 4.3% टू, मतलब पहले था 4.3%, अब बढ़ा दिया है, तो अब बढ़ा के क्या रखा है? इसका आंसर मुझे दीजिए आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। 40th का भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दो। ठीक, कि 40 का आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आई वांट दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पक्का। चलो अच्छा, मैं बता दे रही हूँ उसका आंसर क्या है। ठीक है, आप मुझे सिर्फ 39 वाला बताना, क्यों फालतू में। ठीक है, फोर्थ है इसका सही आंसर, 6% ऑफ जीडीपी। बट क्या है ना कि जब आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हो और खुद से पढ़ते हो कॉशियसली, तो थोड़ा एक्टिव हो जाते हो, इसलिए। ठीक है, चलो 6% है। अगला सवाल, क्योंकि एक सवाल 39 मैंने बोला है आपको खुद से बताने के लिए, तो ये सवाल एक एक्स्ट्रा करते हैं।
कंसिडर, ये बोनस क्वेश्चन है। तो टोटल हो गया आपके कितने 41 क्वेश्चन। अगर आपने 41 क्वेश्चन ही पूरे सेशन में मेरे देखे हैं, कल वाले और आज वाले, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में जितने भी सवाल आने वाले हैं, चाहे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में आए, चाहे हायर एजुकेशन के अंदर में आए, आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे, 101%। ठीक, चलो सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर करने को बोल रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को कंसीडर करो और बताओ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटी जो है, इन चारों में से कौन सी है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटी से संबंधित है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग, रिलेट करती है, यहाँ पे सवाल में है रिलेट करती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटी। तो नई शिक्षा नीति की जो कमिटी है, इन चारों में से किससे संबंधित है? के कस्तूरी रंगन कमेटी, टीएसआर सुब्रमण्यन कमेटी, बाघोल कमेटी या उर्जित पटेल कमेटी? क्या है सही आंसर इसका? तो ये तो पता है कि इनका तो है इसमें बहुत बड़ा रोल है कस्तूरी रंगन जी का, तो ए तो पक्का होना है। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ अगेन। देखो ए किसमें है, 3 में है, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया कंप्लीटली। ठीक, उर्जित पटेल और बाघुल ये दोनों नहीं है, ये दोनों की कोई कमिटी मायने नहीं रखती है, तो आपका चलिए ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा सही। फर्स्ट एंड सेकंड, जो टीएसआर सुब्रमण्यन जी थे, इन्होंने 2016 में जो न्यू एजुकेशन, जो नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो बनी हुई थी, उसमें बड़ा रोल था। इन्होंने अच्छी खासी रिपोर्ट बनाई थी और इनकी कमिटी और इनकी रिपोर्ट से बहुत सारे पॉइंट जो है के कस्तूरी रंगन साहब जी ने अपनी, मतलब इनकी जो कमिटी थी उसमें पूरी रिपोर्ट में शामिल किया है। जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है उसमें सुब्रमण्यन जी के बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें कंसीडर किया है। सो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसीलिए कस्तूरी रंगन कमेटी और टीएसआर सुब्रमण्यन जी जो है, इनको बेसिकली रिजेंबल किया जाता है या रिलेट किया जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक, 2020 की जो पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके चेयरमैन कौन है, मतलब किनके चेयरमैनशिप के अंदर में हुई है? कस्तूरी रंगन जी के चेयरमैनशिप के अंदर में हुई है। लेकिन अगर यही सवाल आपसे उल्टा पूछ लेता है, मतलब 2020 का ना पूछ करके अगर आपसे ये पूछ ले 2016 का, तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल बदल जाएगा। देखिए कई बार क्या, आप टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाना, 2000 अगर 16 का पूछ लेता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? लेट श्री टीएसआर सुब्रमण्यन जी हो जाएगा। ठीक है, ये अब नहीं है। तो टीएसआर सुब्रमण्यन की जो कमिटी थी, ये इन्होंने 2016 में चेयरमैनशिप करी थी इन्होंने। अगर 16, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुब्रमण्यन जी के बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया गया है 2020 वाली कमेटी में, तो संभवतः आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन में 2016 का भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ हमने 41 सवाल किए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको बहुत सारी वीडियो। जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड डिटेल्ड वे में अगर नहीं कर पाए तो फिर भी क्वेश्चन आंसर सीरीज तो करा ही देंगे हम लोग। आप लोग तैयारी अपनी बेहतर करिए, और अगर लगता है बीच में एक लाइव सेशन भी कर लेंगे इंटरेक्शन जैसा, थोड़ा सा आपके हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल क्वेश्चंस को लेंगे, देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और डेट शीट अभी नहीं आई है, उसको लेके पैनिक मत हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखो अगर यार चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियोस लग रहा है आपको यूजफुल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए। जब मैं कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेल एंड गुड। बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि डू नॉट सीक फॉर योर ओन मोटिवेशन एनी एक्सटर्नल फोर्सेस और एनी अदर पर्सन दैट दे शुड कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आस्क यू कि बेटा ये बना लो अपने क्या बोलते हैं, टाइम टेबल बना लो, स्केड्यूल बना लो, खाना पीना खा लो, पढ़ लो। नहीं, अपने स्केड्यूल टाइम टेबल खुद बनाओ एंड किसी चीज को रटो मत, समझो। कोई चीज याद अगर नहीं हो रही है तो उसको पढ़ो, बोल के पढ़ो, मन में पढ़ो, फिर बोल के पढ़ो, फिर मन में पढ़ो। ये सोच करके मत पढ़ो कि मुझे रटना है, ठीक। उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ोगे ना, एक हफ्ते करोगे तो वो याद रह जाएगा। जैसे जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग होते हैं, प्रकांड पंडित लोग, तो वो क्या मंत्रों को रटते हैं क्या? नहीं, पढ़ते पढ़ते उनको कंठस्थ हो जाता है, मतलब याद, मेमोराइज हो जाता है। वैसे ही किसी चीज को अभ्यास करोगे, पढ़ते रहोगे तो वो
वो फ्लुएंसी आपकी बन जाएगी, बिल्कुल इस वर्ड के बाद यही वर्ड आएगा, वो एकदम आपको याद हो जाएगा। सो बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। कोई कमेंट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करना, मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। कितने सवाल सही बने आज के सवाल में, हमने लगभग 31 क्वेश्चन किए, टोटल 41 क्वेश्चन हो गए। कितना आपका सही बना मुझे जरूर से आंसर आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, नए नोटिस या इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय। एक टाइम सेट कर लेते हैं कि टाइम क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शाम का वक्त रखे या रात का वक्त रखे, कब रखे, थोड़ा सा मुझे इस पर क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ मुझे भी काम रहता है और मुझे क्लासेस भी लेनी रहती हैं, ऑफलाइन क्लासेस, तो उनके बाद वक्त नहीं मिल पाता मुझे उतना ज़्यादा। थोड़ा सा आपके हिसाब से सोचते हैं, देखते हैं अगर टाइम रख सके तो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय, टाटा।